कहते हैं ना, जब चीजें खराब होती हैं तो खराब ही होती चली जाती हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद अब जजों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। अल्टीमेटम दिया जा रहा है तो गवर्नर का भी बुरा हाल है। जानेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के पोर्ट में हो गया है भयंकर ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट में ताइवान का क्या कनेक्शन है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन ने अपना पद छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने अब इस्तीफा का फैसला लिया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद छात्र संगठन और प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में सामने इकट्ठा होकर मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हसन के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को चीफ जस्टिस को दोपहर 1 बजे तक का इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। ऐसा न करने पर जजों के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद हसन ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार और शनिवार को अचानक से प्रदर्शन तेज हो गए थे, जिनको नई बनी अंतरिम सरकार के कई नेताओं का समर्थन मिला। सुप्रीम कोर्ट परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए जस्टिस हसन ने कहा कि मैंने वकीलों की सुरक्षा को देखते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस्तीफे के लिए कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उन्हें पूरा करके मैं आज शाम तक अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेज दूंगा। अब्दुल हसन बीते साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। बांग्लादेश के 24वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हसन को शेख हसीना के वफादार के रूप में देखा जाता है। अब्दुल हसन के पिता डॉक्टर अखलाकुल हुसैन अहमद बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शामिल थे और संविधान सभा के सदस्य के रूप में बांग्लादेश के संविधान के निर्माण में भी उनका योगदान था। अब्दुल हसन भी बांग्लादेश की न्यायपालिका के जाने माने चेहरे रहे हैं। 1986 को जिला न्यायालय के एक वकील के रूप में करियर शुरू किया और तेजी से तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चले गए। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अब्दुल हसन हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, अर्जेंटीना सहित विभिन्न देशों में कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलनों में ही शामिल हुए। हसन ने कई किताबें लिखी हैं, इनमें से ऑर्बोर्नियो, निर्मोटर, चित्रोत्र, एक्तुरुत, बुद्धिजीवी हत्याकांडो ओ अन्याय, बंगबंधु बांग्लादेश, एक जोन युद्धो, शिशुर गोल्पो ओ अन्याय, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। बांग्लादेश में संसद भंग होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बनी है। सरकार में अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को चुना गया है। हालांकि अवामी लीग इससे बाहर है। नई सरकार के बाद शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले लोगों पर निशाने पर है। राजनेता के साथ ही पुरानी सरकार भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ के गवर्नर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आप सोचिए इस देश में इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त कोई भी इस देश का सही तरीके से मालिक नहीं है। बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद लगातार शीर्ष पर बैठे लोगों को हटाया जा रहा है, उनके इस्तीफे हो रहे हैं। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल रऊफ तालुकदार के इस्तीफे की जानकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय पर हमले और विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। बताया गया है कि सोमवार से ही रऊफ दफ्तर नहीं जा रहे थे और शुक्रवार को उन्होंने वित्तीय संस्थान प्रभाग के सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ा। हालांकि उनसे किसी का कोई संपर्क नहीं हो सका है। तालुकदार का जाना अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद सरकारी और अर्ध स्वायत्त संस्थाओं में लगी इस्तीफे की एक झड़ी का हिस्सा है। रऊफ के अलावा 7 अगस्त को 4 डिप्टी गवर्नर भी इस्तीफा दे चुके हैं। रऊफ ने जुलाई 2022 में बांग्लादेश बैंक के गवर्नर का पद संभाला था। बांग्लादेश के 12वें गवर्नर बनने से पहले वह वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव थे। शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले रऊफ का पद जाना अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद तय ही माना जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तीफे की खबर पर प्रतिक्रिया के लिए जब रऊफ तालुकदार से संपर्क किया गया तो उनका मोबाइल फोन भी बंद मिला। नव नियुक्त वित्त सलाहकार को सालेहुद्दीन अहमद को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 5 अगस्त को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही वो अपने ऑफिस भी नहीं गए हैं। अब जरा सोचिए, जिस तरीके से यहाँ हालात चल रहे हैं, ये देश भी कहीं आने वाले समय में गृह युद्ध की लपेटे में न चला जाए। हालांकि आपको बता दूं, शेख हसीना के बेटे ने ये कहा है कि मेरी मां ने रिजाइन नहीं किया है और न ही
ही पद से इस्तीफा दिया है। आधिकारिक तौर पर उन्हें समय ही नहीं मिला है इस्तीफा देने का। उन्होंने सिर्फ योजना बनाई थी, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर मार्च करना शुरू कर दिया और समय नहीं था। मेरी माँ के पास सामान भी नहीं था। वो अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा कि संविधान की बात है तो वो अभी भी हैं, इसलिए अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग अगला चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये सब कुछ अब इतना आसान नहीं होने वाला है। खैर, अब इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं। लोगों पर गोलियां चलाने का भी इन्होंने ऑर्डर दिया या नहीं, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक बड़ा हंगामा मच गया चाइना के पोर्ट पे। स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं आप। चाइना के पोर्ट में एक बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिला और इस विस्फोट से पूरा का पूरा पोर्ट दहल गया। आपको बता दूं, जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट के बाद चाइना के अंदर भी अफरा तफरी मची है। चूंकि इनका जो पोर्ट है काफ़ी बड़ा पोर्ट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे माल की ढुलाई वगैरह होती रहती है। चाइना तो वैसे भी जाना ही जाता है बड़े पोर्ट के वजह से, और ये जो दुर्घटना है या फिर ये जानबूझकर है, जो भी है, लेकिन इसका जो विस्फोट है वो काफ़ी घातक रहा है। वैसे तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिवाय जो पोर्ट है उस पोर्ट का बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। और ये ईस्टर्न चाइना में निंगबो जोसुंग जेनजियांग प्रोविंस है, वहां पर ये हुआ है। और जो ये विस्फोट हुआ है, ये इतना खतरनाक विस्फोट रहा है कि लपटे दूर दूर तक से दिखाई दे रही हैं। अब ताइवान का नाम क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि ये ताइवान का जहाज था जो यहाँ पर रुका हुआ था। वैसे ताइवान और चाइना के बीच इस वक्त किस तरीके के संबंध है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। 22 चाइनीज एयरक्राफ्ट इन्होंने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को क्रॉस करके ये अंदर पहुंच गए। अब तो ये जो मैप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह की स्थिति हो गई है कि कभी भी ये ऐसा ही करते हैं। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है, क्रीमिया की तरह ताइवान में भी एक्शन ले सकता है। किनमेन द्वीप ये बन सकता है क्रीमिया, जिसके आधार पर ये यहाँ पर इस द्वीप को हथियाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे ओलंपिक में ताइवान अपने नाम से नहीं खेल सकता है। चाइना का इस तरीके का प्रभाव है और आने वाले समय में ताइवान को अपना बनाने के लिए चाइना हर संभव कोशिश करेगा। स्क्रीन पर द गार्जियन का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ताइवान ने पूछा है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारे नाम को ओलंपिक में क्यों बैन किया गया। इस तरीके से बैन करना तो सही नहीं है, आप यहाँ पर सच दुनिया के सामने लाओ। खैर, अब देखना होगा। चाइना ने भी यहाँ जांच की टीम बिठा दी है, जांच का रिजल्ट क्या आता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।